तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। बिहार में सदाबहार वन पाया जाता है क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा है से बिहार में किस प्रकार की वन नहीं पाए जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? सदाबहार वन, ठीक है। बिहार में मुख्यतः कौन सा वन पाए जाते हैं? पर्णपाती। पर्णपाती वन की प्रधानता क्या होती है? पत्तियों को अपने हाँ, विल्टरिंग ऑफ लीव्स हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब आएंगे? एक पर्णपाती को आएंगे आर्द्र इंग्लिश में क्या पर्णपाती कहते आएंगे। हैं? विल्टरिंग ऑफ लीव्स हो जाती है ना, डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। हाँ, ठीक है। डिसिडियस। हाँ बिल्कुल, पत्ते गिराते हैं ये, ठीक है। एक मतलब इसमें क्या होगा ना, एक बार पत्ते गिरेंगे, फिर मौसम जब आएगा तो फिर इसमें पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। देखेंगे तो दो तरह के पर्णपाती है, एक आर्द्र है, एक शुष्क है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे वर्ष में वर्षा औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। बिहार में पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर वन में अगर किस प्रकार का वन पूछा जाता है, अगर किस प्रकार के वन है वहां पे, तो आर्द्र पर्णपाती है, ठीक है। तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं। क्या क्या आएंगे? काफी महत्वपूर्ण लकड़ियां इस वन में मिलेंगे, साल, शेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में शवई घास, हाथी घास, नरकट, बेट आदि की झाड़ियां भी पाई जाती है, ठीक है। तो मुख्यतः ध्यान में रखना है, हमने वन जब भी बढ़ता है ना, वन को बांटने का, वन को किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, तो वर्षा के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से? तो वर्षा के हिसाब से। तो आर्द्र पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और यह शुष्क पर्णपाती वन है, उसमें 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। इस प्रकार के वन आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? तो शुष्क पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के क्या मिलते हैं? इसमें शीशम है, अमलतास है, साल है, खैरा है, महुआ है, पलास है, साबुन है, बांस है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 1 मिनट में एक फोन ले रहा हूं, कट गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दो प्रकार के वन हमने पढ़े ना, एक आर्द्र पर्णपाती, एक है आपका शुष्क पर्णपाती, ठीक है। दोनों का आपको ध्यान में रखना है। आर्द्र पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है या फिर कम होती है 120 सेंटीमीटर से, तो क्या बताओगे? अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है। शुष्क पर्णपाती में लेस देन 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं बिहार में ना, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, लेकिन बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही कुछ रिजर्व क्षेत्र को बनाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया, ध्यान में इसको रखना है। और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, तो क्या बताएंगे? 12। 12 राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बिहार में? एक है। ये 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है ना, उसके अनुसार है, ठीक है। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही है। और इसकी उपस्थिति की बात करेंगे, किस जिला में इसकी उपस्थिति है? पश्चिमी चंपारण। भीम बांध, ठीक है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य का भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर है, ठीक है। 681 वर्ग किलोमीटर। आइए, अब मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जिसको वीटीआर के नाम से जानते हैं, जो कि वाल्मीकि के राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसको टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दिया गया था? 1990 में, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, 1990 में टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको मिला था, ठीक है। दूसरा टाइगर रिजर्व जो मिल सकता है बिहार को, कैमूर है। कौन सा है? अब मत कहिएगा मिला, अभी नहीं मिला है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। कैमूर में, ठीक है। तो भीमबाध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। अब तो गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है, मात्र 138 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, कहाँ पे मिलेगा? बेगूसराय में, ठीक है। 63 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। बिहार का प्रथम रामसर सूची में शामिल होने वाला बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि है। कब शामिल हुआ था? तो 2020 में, ठीक है।
अब आते हैं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो कैमूर की बात करेंगे, बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य में आई थिंक सबसे बड़ा ये है ना, सबसे बड़ा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कहां पे मिलेगा? तो रोहतास कैमूर में मिलेगा। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात के कैमूर है, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी बन सकता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आगे चल के। नागी की बात करेंगे, नकटी की बात करेंगे, ठीक है। तो नागी और नकटी काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा इस बार। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। दोनों के दोनों कहां पे मिलेगा? जमुई। जमुई में, ठीक है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है। तो नागी की बात करेंगे, बिहार का सबसे छोटा है। कैमूर की बात करेंगे तो बिहार का क्या है, क्या बताएंगे? बिहार का क्या बताओगे? सबसे बड़ा है, ठीक है। नकटी की बात करेंगे, 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो 5 जून 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। आप हम ये बताओ, रामसर सूची में शामिल होने वाला कितने नंबर का है ये? 81, 82। ठीक है, 81 और 81। 82, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने? 81 और 82 है, ठीक है। बिहार में दूसरा और तीसरा है, ठीक है। अब आते हैं राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो नालंदा जिला में पड़ेगा, 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, पश्चिमी चंपारण में है। रजौली की बात करेंगे, रजौली नवादा, काफी इंपोर्टेंट। रजौली में क्या बनाया जा रहा है? चर्चा का विषय, करंट का क्वेश्चन है। रजौली नवादा में न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में, न्यूक्लियर पावर प्लांट रजौली। न्यूक्लियर बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर नहीं है। के लिए भी तो यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया है ना। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट है कि न्यूक्लियर है? न्यूक्लियर नहीं रजौली होगा। नवादा में क्या बनाएगा? सर्वेक्षण वगैरह किया गया, परमाणु, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। रजौली नवादा में क्या बनाया जा रहा है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? दरभंगा, कुशेश्वर। दरभंगा में, ठीक है। सावेरिया पक्षियों के लिए आश्रय स्थल है, ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। कहाँ पे है? भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर से कहां तक डॉल्फिन अभ्यारण्य का 60 किलोमीटर क्षेत्र को रिजर्व किया गया है? मुंगेर से भागलपुर। भागलपुर, ध्यान, भागलपुर के मुंगेर के बीच में नहीं, भागलपुर सुल्तानगंज नहीं, ठीक है। गंगा नदी से, हाँ, मुंगेर से भागलपुर के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखना। 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, भागलपुर में ही है ना। भागलपुर में, ठीक है। हाँ, सुल्तानगंज भागलपुर से मुंगेर के बीच में, ठीक है। ये डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं तो क्या बताएंगे? 5 अक्टूबर को, ठीक है। बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिलेगा? वैशाली। वैशाली में। ये दूसरा सबसे छोटा है क्योंकि 1.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है। तो आप हम ये बताओ, बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य? कैमूर। और बिहार का सबसे छोटा? नागी नटकी। नागी है, ठीक है। बिहार का सबसे छोटा नागी, नकटी नहीं, नागी अलग है, नकटी अलग है, ठीक है। दोनों को एक साथ मत मिक्स कीजिए, ठीक है। नागी बांध है, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। और नागी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। नागी मुख्यतः पंछी विहार है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, नागी नकटी एक साथ बोल देते हैं। हाँ, नकटी डैम वन्य जीव अभ्यारण्य है, जमुई में दोनों है, लेकिन एक है 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, एक है 3.3 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं वन स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वन स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे, 2021 में आई है, प्रति 2 वर्षों पे निकलती है। कहां से निकलती है तो क्या बताएंगे? देहरादून से निकलती है, ठीक है। भारत एवं बिहार वन्य स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। सर्वप्रथम इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1987 में प्रकाशित किया गया। 2021 की रिपोर्ट की इस श्रृंखला की कैमी रिपोर्ट है, ठीक है। 1987 में पहली आई थी, तो 2021 में कितने नंबर का है? ये 17वीं नंबर की है। कितनी नंबर का है? 17वीं नंबर का है। इसमें जिस उपग्रह का यूज किया गया उस उपग्रह का नाम क्या है? रिसोर्स सेट 2। क्या नाम है उसका? रिसोर्स सेट 2 से जो आंकड़े जो प्राप्त हुए हैं उसी आंकड़े का प्रयोग किया गया है। अब बिहार वन्य जीव आवरण की बात करेंगे तो 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार का वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। जो कि राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। कितने परसेंट है?
7.84% है, ठीक है। 7.46 2019 की तुलना में 2021 में वनों में वृद्धि हुई है या फिर कमी पाई गई है? वृद्धि हुई थी। वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि हुई कितने है। वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो क्या बताएंगे? 75, ठीक है। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो कि लगभग अगर बात करेंगे तो कितना है? टोटल का 1.03% है, ठीक है। अब आते हैं वनारोपण, एक होता है वृक्षारोपण, ठीक है। वनावरण और वृक्षारोपण, ठीक है। तो वनावरण की बात करेंगे तो 7381 वर्ग किलोमीटर में है। और वृक्षावरण की बात करेंगे तो 2341 वर्ग किलोमीटर में है। दोनों को जोड़ देंगे तो 9722 होता है, ठीक है। 9722 कब होता है? वनारोपण और वृक्षारोपण। वनावरण 7.84 है, वृक्षारोपण 2.84। दोनों की बात करेंगे तो 10.32% क्षेत्र में आपको मिलते हैं। लेकिन वृक्षारोपण क्या होता है ना, वृक्षावरण या फिर वृक्षारोपण कह लीजिए, परमानेंट नहीं होता है, लोग इसको काटते वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वन में जो मुख्यतः इसी को माना जाता है। और कम घना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये जंगल यही होता है, ये जंगल है, ये जंगल नहीं है, ठीक है। तो 7.84 में है। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसमें 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखी गई है। टोटल वृद्धि की बात करेंगे कंपैरिजन टू 2019 और 2021 कितना है? 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। याद रहेगा ना? आप क्या करो ना, ऐसा करो, आप इसको याद करो, वनावरण का याद करो, वृक्षारोपण आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो वनावरण 7381 है, 7.84 है, 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ठीक है। और टोटल वन की बात करेंगे तो 10.32% है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर जिला में सबसे अधिक वन है। दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे रोहतास। सबसे कम कहां पे है? तो सबसे कम शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, इनमें सबसे कम है। सबसे कम शेखपुरा में, सबसे ज्यादा कैमूर में। दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे अरवल की बात करेंगे सबसे कम है, ठीक है। तो शुरू का टॉप 3 जिला जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है, और शुरू का टॉप 3 जिला जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र है, नाम रिपीट कीजिए फास्टली। पश्चिमी चंपारण रोहतास है और सबसे कम में शेखपुरा, शेखपुरा, अरवल, अरवल, जहानाबाद। बिल्कुल, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान रखना, जो टॉप में तीनों जिला ने, तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है ना, ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, पश्चिमी चंपारण ठीक है, ध्यान रख। पश्चिमी चंपारण नहीं बनाता है? अरे श्योर, ये सब बनाता है। रोहतास नहीं बनाता है। रोहतास झारखंड यूपी दोनों के साथ बनाता है, ठीक है। रोहतास, पश्चिमी चंपारण, कैमूर तीनों बनाता है, तीनों टॉप के है, ठीक है। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद ध्यान में रखना है, ये सबसे कम वाला है। अब हम ये जो था ना टोटल वन क्षेत्र था, अब हम परसेंटेज के हिसाब से आते हैं। तो टोटल वन क्षेत्र में भी टॉप जो है कैमूर है, और परसेंटेज के हिसाब से भी क्या है? कैमूर टॉप पे है। सबसे कम वाला में शेखपुरा, उधर भी टोटल वन क्षेत्र में भी कम है, परसेंटेज में भी सबसे कम है। लेकिन दूसरा तीसरा कहानी बदल जाता है, ठीक है। टॉप में किसी प्रकार की कोई भी कहानी में बदलाव नहीं, सेम ही है, ठीक है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा में कैमूर और सबसे कम में शेखपुरा अभी भी है, ठीक है। टोटल वन क्षेत्र में भी कैमूर सबसे, टोटल एरिया में कैमूर था और शेखपुरा इसमें था, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे अधिक में जमुई आ जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और बक्सर सबसे कम में दूसरे नंबर पे परसेंटेज में। नवादा की बात करेंगे तीसरे पे सबसे अधिक में परसेंटेज में। और सिवान की बात करेंगे तो सबसे कम तीसरे नंबर पे। तो ये सबसे कम वाला में ना, परसेंटेज वाला में पहला ही याद रखो, कैमूर शेखपुरा ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा में भी है, सबसे कम में भी है, परसेंटेज वाला में, और साथ में टोटल एरिया वाले में, ठीक है। अब हम 2019 के कंपैरिजन में हम जो है ना इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 2019 की तुलना में। तो सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांका, बांका ने सबसे अधिक वृद्धि किया है। दूसरे नंबर पे जमुई है, तीसरे नंबर पे गया। सबसे अधिक लूज कौन किया है? कैमूर, जहां पे सबसे अधिक वन है, कैमूर लूज किया। दूसरे पे सुपौल है, तीसरे पे रोहतास है। तो बांका ने सबसे अधिक वृद्धि किया, कैमूर ने सबसे अधिक लॉस किया है, ठीक है, ध्यान में रखना। अन्य बिंदु की बात करेंगे तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में है ना, तो टोटल 85.61% भूमि कवर करता है, मतलब 796.12 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। जबकि टोटल वन क्षेत्र कितना है? तो 928.800 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसमें से 796.12 पे टाइगर रिजर्व ही है, ठीक है।
बिहार में है वृक्षावरण उसमें। की बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल। 928 में टोटल वन है और उसमें से 796.12 पे क्या है, टाइगर रिजर्व है। और परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो जो अभ्यारण्य क्षेत्र जो है ना उसमें से 85.71% पे टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बिहार में वृक्षावरण की बात करेंगे तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने किलोमीटर स्क्वायर पर वन था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षारोपण जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, 0.48% कितना परसेंट है, 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षारोपण में 338 किलोमीटर वृद्धि हुई है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, गलत लिखा है क्या? सर जो ऊपर सही में आपका लिखा है, था ना सही लिखा है। वनावरण और वृक्षावरण, तो वृक्षावरण का डेटा यहाँ अच्छा फिर अच्छा नीचे अच्छा अच्छा लिखा अच्छा, ये वृक्षावरण का लिख दिया है। अच्छा मैं वो बनावरण समझ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये वृक्षावरण है। अब बनावरण कितना था, 7.84, 8484। ठीक है। ये 48 है, ये 84 है, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे कितना था, 10 दशमलव समथिंग हो जा रहा था, ठीक है। 3-2। अब आते हैं 10.32। 10.32, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे 2021 में बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। तो सबसे अधिक अति सघन वन है, फिर मध्यम सघन वन है, फिर बात करेंगे खुले, सबसे अधिक की बात करेंगे मध्यम, सबसे अधिक खुले वन है बिहार में, ठीक है। उसके बाद मध्यम सघन वन है और सबसे कम जो है अति सघन वन है। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार में बहुत घने वन आपको किस जिले में मिलेंगे, बहुत घने वन, जहाँ के वन बहुत घने हैं, पश्चिमी पश्चिमी चंपारण। चंपारण, मध्यम रूप से घने वन आपको कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज्यादा, वो भी पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण। खुले वन आपको कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज्यादा, कैमूर में। तो आपको कैमूर में मिलेंगे, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना, मध्यम घने वन, मध्यम रूप से घने वन और खुले वन की बात करेंगे कितने क्षेत्र में है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टोटल 7381 वर्ग किलोमीटर पे ऐसे वन पाए जाते हैं, ठीक है। 10% अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को क्या बोलते हैं, वनाच्छादन माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ वन से संबंधित, इसको जरा देख लीजिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में चंपारण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार 2019 में, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कराए गए जनगणना के अनुसार बिहार में वनाच्छादन और वृक्षारोपण 13,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भूभाग का 14.7% है, ठीक है। ये वन रिपोर्ट नहीं है, किसके हिसाब से है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करेंगे, बिहार का सबसे बड़ा जैविक उद्यान है, कहां पे है ये, कहां पे संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। पटना में है, ठीक है। कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 153 एकड़ में फैला हुआ है। किसके प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र तो क्या होता है, गेंडा का, ठीक है। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरव, ठीक है, कलरव कहाँ पे आयोजन किया गया, जमुई में। जमुई के किस अभ्यारण्य में, तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार का पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया, ठीक है। बिहार में बात करेंगे जू सफारी की स्थापना कहाँ पे की गई, जू सफारी की स्थापना, ठीक है, राजगीर में। हम इसका टिकट काटे थे, मेरे पैसे बर्बाद हो गए थे, रिटर्न नहीं किया था। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, पटना में। पटना में है, ठीक है। डॉल्फिन दिवस अच्छा, कब मनाते हो, तो क्या पटना में। बताएंगे, अक्टूबर को। बिल्कुल, ठीक है। ये डॉल्फिन रिसर्च है, डॉल्फिन प्रजनन इधर दरभंगा, भागलपुर। भागलपुर विक्रमशिला, ठीक है, ध्यान रखना है। तो डॉल्फिन रिसर्च पूछेगा पटना, डॉल्फिन प्रजनन पूछेगा तो भागलपुर, ठीक है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, वीटीआर में बाघों की संख्या कितनी है, 54 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि उसके पास ना 54 बाघ को रखने की क्षमता नहीं है। कितना था, अभी बीच में आया था, तो भाई साहब अपने क्षमता से ज्यादा मतलब क्रॉस कर चुका है। हाँ कितना, 47 जो भी, हाँ 47 48 जो भी हो, अपनी क्षमता को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी, 31। बिल्कुल 31 थी, ठीक है। अभी कितने हो गए, तो अभी ध्यान में रखना है 54 हो गए, ठीक है। अब बिहार का लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद मुकेश जी अपना नाम दिए होंगे नीचे, देख लेते हैं। हाँ मुकेश जी का नाम है, ध्यान में रखिए, महामहिम मुकेश जी। इन्होंने किताब को फोटो लिख के
पुण्य काम किया है, तो इसके नाम को आप लोग भूले नहीं। जब भी चैप्टर समाप्त हो तो मुकेश जी को एक बार याद किया कीजिए, ठीक है। बिहार में आपदा प्रबंधन, ये आपका मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स में इसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में पूछते, खूब पूछते हैं, और इंटरव्यू वगैरह में भी बिहार से प्रश्न पूछ देते हैं, ठीक है। जैसे पूछ देंगे से बताओ दक्षिण बिहार में सूखा का क्या कारण है, सीडीपीओ वगैरह में प्रश्न पूछ देंगे। सीडीपीओ वगैरह में पूछा था तो सूखा किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ पे दोनों प्रकार की आपदा पाया जाता है, सूखा भी है बिहार में आपदा, बाढ़ भी है, ठीक है। बिहार बाढ़ जो होता है उत्तर बिहार को प्रभावित करता है, और सूखा किसको प्रभावित करता है, तो दक्षिण बिहार को प्रभावित करता है, ठीक है। अब बाढ़ दोनों को करता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से पीड़ित है। बिहार में 28 जिले में से कितने जिले बाढ़ प्रभावित हैं? सॉरी, 38 जिले में से कितने जिले बाढ़ प्रभावित है? तो 28 जिले बाढ़ प्रभावित है, ठीक है। बाकी जो जिला जो हुआ ना, वो भी जिला जो है ना सूखा से प्रभावित है, ठीक है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है, 13 जो है से कम बाढ़ प्रभावित है, ठीक है। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव आपको किधर देखने को मिलेगा, तो उत्तर बिहार में आपको बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बिहार का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का 16.5%, ठीक है। मतलब भारत में जितना टोटल क्षेत्र है ना जो कि बाढ़ से प्रभावित है, बिहार में अकेले 16.5% बाढ़ वाला भूमि है, ठीक है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला, ठीक है। अभी सुने कि इसे भागलपुर में खूब बांध उठाया हुआ है, क्या लोकल रिपोर्ट क्या है भागलपुर में, शहर में सुने पानी घुस गया है। अच्छा, तो ध्यान रखना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला 15 जिले हैं। बाढ़ प्रभावित वाला कम जिलों की संख्या 13 है। इसमें पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय। पटना हमारा राजधानी, लेकिन आज से 3-4 साल पहले ना पूरा पटना पानी में डूब गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो 15 जिले आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है, कम बाढ़ प्रभावित वाला 13 जिले है। जिला का नाम आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान में रखेगा, ठीक है। स्कोर की बात करें, काफी बढ़िया स्कोर है कि 28 आउट ऑफ 38 के स्कोर को हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 38 में से 28 जिले जो है बाढ़ प्रभावित है। बाकी जो जिले जो बच गए हैं ना, 15 जिले, 15 बचेंगे, कितने बचेंगे, 10 जिले बच गए, ठीक है, वो भी सूखा से प्रभावित है। बिहार में बाढ़ आने के कारण क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी कारण जो है गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, ठीक है, एग्जाम में भी नहीं लिखना है। तो बिहार में वर्षा ऋतु को 2 माह में अत्यधिक वर्षा होती है। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु से अत्यधिक जल का प्रभाव होता है, ठीक है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है, ठीक है। ध्यान रखिए, बिहार में नाले वगैरह बनने शुरू होते कब होते पता है, जब बारिश जब शुरू हो जाता है ना, तब नाला वगैरह का, सड़क वगैरह के काम शुरू होता है, ताकि एक दिन काम हो, फिर दूसरा दिन उसमें पानी भर जाए, फिर तीसरा दिन उसमें पानी निकाला जाए, फिर चौथा दिन काम हो, फिर उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। तो अभी देखिएगा, अभी कुछ क्षेत्रों में ना बारिश का समय अभी चल रहा था, देखिएगा बहुत जगह पे नाला उला बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार इत्यादि है। हाँ बिल्कुल, जल संग्रहण वाला क्षेत्र जो है वहां पे मानव का प्रसार ज्यादा है, ठीक है। ध्यान में रखिए, क्योंकि मानव सभ्यता जब विकसित जब हुई ना, तो मानव सभ्यता किसकी विकसित हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिए, नदियों के आसपास ही विकसित हुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जहां पे नदी के आसपास का भूमि होगा ना, आप जाकर चेक कीजिए, वहां पे मानव का जो बस्ती जो होता है ना, सघन बस्ती होता है, ठीक है। ये भी एक बाढ़ को हिट करने का सबसे बड़ा रीजन है। अब आते सूखा की बात करेंगे, तो बिहार में मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित है। सूखा से प्रभावित होने वाले जनरली दक्षिण बिहार की तरफ जाओगे तो औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर इत्यादि जो है सूखा से प्रभावित है। रीजन क्या है, तो सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक मतलब ड्रिप कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन होता है ना, ड्रिप वाला बोलते हैं ना उसको, टपक सिंचाई, फवारा सिंचाई, ध्यान में रखना है, आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है, ठीक है। भूकंप भी बिहार में खूब आता है। बिहार में एक फेमस भूकंप आया था, कब आया था, कब का भूकंप है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी है, ठीक है। तो 1934 का प्रसिद्ध भूकंप है, ठीक है, बिल्कुल। हालांकि उस समय के जो लोग जो होंगे उनका एज अब 100 साल हो गया होगा, तो जीवित नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 90 साल हो गया। तो उस समय अगर किसी को याद होगा तो कम से कम उनकी एज जो होगी 10 प्लस रही होगी ना, तो वैसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है।
हाँ, लेकिन आज से कुछ दिन साल पहले 15-20 साल पहले वैसे लोग मिलते थे तो बताते थे उस समय की भूकंप की भव्यता जो थी काफी विशाल भूकंप था, भयंकर भूकंप वही था। था सर, जब 5 रुपए में ऑटोग्राफ बेचे थे गांधी जी हाँ, अपने। 1934 के भूकंप में, ठीक है। तो बिहार रात भी तो पढ़ाया, बिहार के भौगोलिक अवस्थिति उस समय सिविल डिसोबीडियंस भी चल रहा था। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। हिमालय के पास है ना बिहार। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना का आधार विभिन्न जोन है, जोन 5, जोन 4, जोन 3 में विभाजित किया गया, ठीक है। तो बिहार में भूकंप के कौन कौन से जोन? 5, 4, 3। 3, 4, 5। ये 5 वाला जोन जो है ना ये सबसे भयंकर है। ये ध्यान रखें, ये जो इलाका जो है ना, ये जो इलाका हिमालय के पास में होगा, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सीमा बनाता है नेपाल के साथ, ज्यादातर अररिया बनाता है, सीतामढ़ी, दरभंगा नहीं, मधुबनी बनाता है, किशनगंज बनाता है, सहरसा बनाता है क्या नेपाल से? नहीं, सुपौल, सुपौल भी नहीं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये पास में है। जोन 5 में ध्यान में, ये सब हमको जिला नहीं याद रखना है, हमको याद रखना है बिहार को 3 जोन में कैटेगरी किया गया है, जिसमें से जोन 5 जो है अत्यधिक प्रबलता है, जोन 4 की बात करें मध्यम है, और जोन 3 की बात करें निम्न है, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में छोड़ो, 2014-15 वाला भूकंप याद है जो कि दिन भर में 4 बार 5 बार भूकंप आती थी? हाँ, नेपाल वाले रीजन। हाँ सर हाँ, 15 में कि 16 में, कब आ रहा था? 15 में ना, 15 में। कंटिन्यूसली भूकंप आ रहे थे, ठीक है। दिन में 8-10 बार आ जाती थी। हाँ, अब इतना उसका हैबिचुअल हो चुका था ना, फ्लैट में रहते थे ना, हल्ला करता था भूकंप आया, भूकंप आया। हम 2-3 बार उठे, तीसरा बार हम जाना बंद कर रहे हैं, थोड़ा देर के बाद तो समाप्त हो ही जाता है, ठीक है। वो दिन में 4-5 बार आता, लोग उसका हैबिचुअल हो चुका था, सब भागता था, ठीक है। तो शुरू में तो सब भागा, लेकिन जब देखे से कंटिन्यूअसली कई दिनों से आ रहा है तो फिर बंद कर दिया भागना, ठीक है। तो चक्रवात की बात करें, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात है बंगाल की खाड़ी के समीप है, इसके कारण बिहार में चक्रवात जैसी आपदा भी कभी कभी प्रभावित होती है, ठीक है। अगर बिहार को चक्रवात से अगर हिट होगा तो उससे पहले बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात केवल बिहार को हिट नहीं करेगा, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल को हिट करेगा, है पास में है। उसके झारखंड आएगा, और झारखंड से होते हुए कहां पे करेगा? बिहार को हिट करेगा। साथ में ओडिशा भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, ओडिशा को भी हिट करता है। तो चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले ही प्रभावित होंगे जो कि बंगाल से सटे हुए हैं। तो किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया इत्यादि को मतलब क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। जब चक्रवात होता है तो केवल हवा ही नहीं चलता है, रात भी पढ़ा रहा था चक्रवात के साथ क्या होगा? मूसलाधार बारिश होगी, और ऐसा वैसा बारिश नहीं, ठंडी बारिश होती है, और साथ में खूब हवा चलेगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन आप देखेंगे दुर्गा पूजा के आसपास जो बारिश जो होती थी ना, वो देखिएगा इस प्रकार की बारिश होती है। वो बारिश ना सीधा नहीं, ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। और खूब तेज बारिश होगी आंधी के साथ। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा में तेज हवाओं के साथ जान माल की क्या होती है? क्षति होती है। तो बंगाल की खाड़ी के पास नजदीक होने से बिहार में चक्रवात भी आता है, ठीक है। अब आते सेंदाई फ्रेमवर्क। सेंदाई जो है ना एक शहर है, कहाँ की शहर है तो क्या बताएंगे? जापान की शहर है, ठीक है। तो इसने अपना फ्रेमवर्क दिया, और इसका फ्रेमवर्क जो है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके फ्रेमवर्क को अपनाने वाला जो पहला जो ध्यान में रखेंगे कौन है? राज्य जो है बिहार ही है। तो जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में जब आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम के कमी लाने के संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। अब बिहार पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य की सेंदाई फ्रेमवर्क के 7 प्रमुख लक्ष्य को अपना लिया, ठीक है। 2015 में हुआ, अब बिहार ने इसको तुरंत 2016 में क्या किया? अपना लिया, ठीक है। अब बिहार भारत का पहला राज्य जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है, ठीक है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क ध्यान रखिएगा, जापान के शहर में एक सम्मेलन हुआ था जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को डिजास्टर को कम करने से संबंधित। देखिए डिजास्टर को आप रोक नहीं सकते हो, अब भूकंप को आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। बाढ़ को बहुत हद तक रोका जा सकता है, लेकिन उसको मिटिगेट तो कर सकते हो, मतलब उससे होने वाले हानि को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी से संबंधित है, ठीक है। और जो डिजास्टर जो होता है, आपदा जो होता है, उसमें पहले भी तैयारी करनी पड़ती है और उसके जाने की बाद भी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। जाने के बाद की स्थिति और भयावह हो जाती है, पहले भी तैयारी करनी है और बाद में भी तैयारी करनी है। तो सारी चीजें दिया गया है। सेंदाई फ्रेमवर्क की बात करेंगे, इसमें कितने फ्रेमवर्क है तो क्या बताएंगे? 7 लक्ष्य है। 7 है, ठीक है। ध्यान रखना 7 लक्ष्य है, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्या होता है, तो ये आपका ज्योग्राफी जो था मैंने 2 क्लास में आपको क्या किया? समाप्त कर दिया। श्री श्री मुकेश जी भी यहाँ पे है। आप क्या करोगे? कल
हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको ध्यान में एक बार सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और इसका जब एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो फिर आपका ज्योग्राफी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आज ठीक है। नाइट में क्या पढ़ाया सर्वेक्षण जाएगा का उसमें? आदम नहीं दिया था। नाइट में वही चीज पढ़ाया जाएगा जो कि आपका मैराथन वाले सेशन के पीडीएफ में डाला हुआ, उसको खोलिए, उसको देखिए। हाँ, क्या नहीं दिया हुआ है? संसाधन